हमने पिछले वीडियो में देखा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, और इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा था 1 + अल्फा डेल्टा टी। आइए अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से रेसिस्टेंस चेंज होती है। एक बार हमें यह समझना पड़ेगा, अगर रेसिस्टेंस को हम लिखते हैं लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, रेसिस्टेंस इक्वल्स ρL/A। हमने ये कंसीडर किया, ये अगर एज्यूम किया हमने कोई चेंज नहीं हो रही है इफ लेंथ एंड एरिया do not change with temperature, तो हम ये कह सकते हैं R इक्वल्स R इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी, ये गिवन होगा। अब यहां पर हम अगर हमें रेसिस्टेंस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गिवन हो, रेसिस्टेंस किसी और टेम्परेचर पर निकालना हो, तो हम ये बड़े आराम से निकाल सकते हैं अगर हमें पता हो अल्फा क्या है। एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वैल्यू गिवन है रेसिस्टेंस की। टेम्परेचर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? R की वो वैल्यू T पर भी वो गिवन है, हम ऐसे ले लेते हैं 5.7 5.1 और ये वैल्यू 5.3। इस तरीके से मैंने कोई रैंडम वैल्यूज लिए, हमें ये टेम्परेचर निकालना है। 5.7 ओम कैसे हम निकाल सकते हैं? इसके लिए हमें अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टेंस गिवन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टेंस की वैल्यू, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है T डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर रेसिस्टेंस की वैल्यू 5.3 ओम। अब इसके लिए अगर हमें टेम्परेचर निकालना हो, हमें यह पता लगाना हो कि वो टेम्परेचर कितना है जिस पर ये रेसिस्टेंस इसकी 5.3 बनती है, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा, सबसे पहले हमें इस बात पर गौर करनी होगी कि अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले इस फॉर्मूले में रेसिस्टेंस 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के रेसिस्टेंस के टर्म्स में हम यहाँ पर अगर करेंगे, अल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा 100 - 0। अगर हमने ऐसे कंसीडर किया ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इस तरीके से हमने 0 - 100 - 0 ये लिखा। इस तरीके से हमारे पास क्या आया R0 1 + 100 अल्फा। अब हमारे पास RT और R0 के टर्म्स में अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा? R0 इंटू 1 + T - 0
t माइनस 0। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आया, आर नॉट इंटू 1 प्लस टी। या फिर हम दूसरे तरीके से इसको और भी अगर एक्सटेंड करें तो हम लिख सकते हैं R100 माइनस R0 इक्वल्स R0 इंटू 100 अल्फा। इस इक्वेशन से हम बड़े आराम से R100 इक्वल्स, इस इक्वेशन के बाद हम इसको लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा अल्फा इक्वल्स R100 माइनस R0 अपॉन R0 इंटू 100। अल्फा की ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है। हमारे पास क्या आया, आर टी माइनस R0 इक्वल्स R0 इंटू टी, R0 इंटू टी अल्फा। तो t की वैल्यू क्या आएगी, t इक्वल्स आर टी माइनस R0 अपॉन R0 इंटू अल्फा। ये टेम्परेचर की वो वैल्यू है जो हमें निकालनी है, R0 इंटू अल्फा। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू यहां से आई थी, अल्फा की वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस तरीके से हमारे पास आर टी माइनस R0 अपॉन R0 इंटू अल्फा की वैल्यू R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाय 100 R0। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट हमें t इक्वल्स आर टी माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। ये रिजल्ट है हमें टेम्परेचर के लिए। 11th में थर्मोमेट्री के अंदर टेम्परेचर मेज़र करने के बहुत सारे अलग अलग थर्मोमीटर्स हैं, मेजरिंग स्केल्स हैं। अगर ये रेसिस्टेंस थर्मोमीटर की हम बात करें तो हम वहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि हम कहेंगे इसको आइस पॉइंट पर क्या रेसिस्टेंस है, स्टीम पॉइंट पर क्या रेसिस्टेंस है उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, और फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या रेसिस्टेंस आता है। हमें ये सारे वैल्यूज़ गिवन होंगे, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि वो किस टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू बन रही है। तो टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं। तो आपने देखा, हमें अगर सिनेरियो ऐसा गिवन हो, ऐसी सिचुएशन गिवन हो, स्टीम पॉइंट पर, आइस पॉइंट पर रेसिस्टेंसेस गिवन है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस गिवन है, तो उस टेम्परेचर को हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस में क्या चेंज आएगी टेम्परेचर की वजह से। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि आपको टेम्परेचर भी निकालना है या फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस भी। तो रिलेशन यही है, आप इसको अगर उसमें अल्फा की वैल्यू गिवन है तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अदरवाइज अल्फा की वैल्यू अगर गिवन नहीं होगी तो अल्फा की वैल्यू के लिए क्लू गिवन होगा। जैसे इस तरीके से हमने अभी अल्फा की वैल्यू निकाली थी और उसके बाद फिर फाइनल टेम्परेचर की हमने वैल्यू निकाली थी। अब आइए हम लोग रेसिस्टेंस में क्या चेंज होगी अगर लेंथ को चेंज कर दिया। हमारे पास एक वायर है, एक मटेरियल है और उसको हमने चेंज किया। हमारे अब हम R इक्वल्स रो L बाय A, इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पर हम ध्यान से
समझेंगे। हमें ये देखना है किस तरीके से रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करेगा। अगर एक वायर है जिसकी लेंथ गिवन है L, इनिशियल लेंथ गिवन है, अगर इसको स्ट्रेच कर दिया जाए, अगर हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने पर इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो घटेगी। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगी, ये L डैश कह लेते हैं इसको, या L1 कह लिया, L2 कह दिया। इधर A1 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर इज स्ट्रेच्ड, वायर इज स्ट्रेच्ड। तो इस सिचुएशन में रेसिस्टेंस उसकी क्या होगी? पहली बात ये पूछनी है खुद से, रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी या नहीं? तो रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि लेंथ में चेंज किया है हमने। और एक और चीज जो यहां पर समझना है, अगर हमने लेंथ इंक्रीज कर दिया, वायर को स्ट्रेच करने पर लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई तो क्या इसकी मास भी चेंज हो जाएगी? नहीं, मास वही रहेगी। और इस मास जब वही रहेगी, मटेरियल वही है, सेम मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी वही रहेगी। और इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा वॉल्यूम सेम रहेगा, A1 L1 इक्वल्स A2 L2। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास क्या रिलेशन है? A1 बाय A2 इक्वल्स L2 बाय L1। और अब इस तरीके से अगर हम रेशियो लें रेसिस्टेंस के, R2 बाय R1, तो ये होगा, पहली बात ये देखनी है रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। when wire is stretched, when wire is stretched, resistivity remains constant, resistivity doesn't change, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, रेसिस्टिविटी वही रहेगी। और इस तरीके से हमारे पास L2 बाय L1 होगा इंटू A1 बाय A2 होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो R2 बाय R1 के लिए A1 बाय A2 होगा। और A1 बाय A2 के लिए हमने क्या अभी कंसिडर किया है, क्या निकाला है? जब वायर स्ट्रेच किया गया, लेंथ इंक्रीज हुआ, और लेंथ इंक्रीज होने पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गई। ये रिलेशन हमारे पास आया। इस तरीके से R2 बाय R1 इक्वल्स L2 बाय L1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमें ध्यान में रखनी है जब वायर स्ट्रेच किया जाता है। तो कुछ भी गिवन हो सकता है, ये कह सकते हैं लेंथ इज डबल्ड। जब लेंथ को 2 गुना कर दिया गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और इस तरीके से इसको जब वर्कआउट करेंगे, तो जैसे अगर हमें दिया हुआ है L1 इक्वल्स L और L2 इक्वल्स L बाई 2, L2 इक्वल्स 2L, और इस तरीके से हमारे पास अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू देखें R2 बाय R1, ये क्या रिजल्ट आएगा? 2L बाय L, इसका होल स्क्वायर मतलब 4। इसका मतलब ये हुआ R2 इक्वल्स 4R1। अगर हमें ऐसा दिया हुआ हो, लेंथ को डबल कर दिया गया, तो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर जो होगी वो हो जाएगी 4 टाइम्स। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ द वायर कितनी हो जाएगी? रेसिस्टेंस ऑफ द वायर हो जाएगी 4 टाइम्स जब लेंथ को डबल किया गया। जब लेंथ को डबल किया गया, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर 4 टाइम्स हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं 2 अलग अलग वायर्स के लिए कैसे हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 2 अलग वायर है जिसकी रेसिस्टिविटी अलग है, मास डेंसिटी कुछ उसकी रेशियो, लेंथ की रेशियो गिवन है, और इस तरीके से हम देखेंगे कैसे उसमें चेंज हो सकती है। नई जो उनकी रेसिस्टेंस की क्या रेशियो होगी अगर मास की रेशियो गिवन हो, या फिर उसके लेंथ में रेशियो गिवन हो, ऐसे हम देख सकते हैं। कई बार हमें क्या होता है
हमें दिया हुआ होता है, ये एक वायर है, इसकी रेसिस्टिविटी वायर 1, वायर 2, इसकी रेसिस्टिविटी गिवन है रो 2, ये L2 है, ये L1 है, एरिया A1 है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, और ऐसे अगर दिया हुआ हो फिर हम R2 बाय R1 कैसे निकाल सकते हैं, रो 2 बाय रो 1 इंटू L2 बाय L1 इंटू A1 बाय A2, और ऐसे हमें निकालना होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ हो, अगर हमें इसी में कंपेयर करने के लिए कहा जाए कि R1 और R2 सेम है, R1 R2 सेम है, तो और रेसिस्टिविटी रो 2 इज ग्रेटर देन रो 1 ऐसा दिया हुआ हो, तो किसकी एरिया थिक कौन होगी, विच वायर विल बी थिकर, विच वायर इज थिकर। थिकर का मतलब हमें बताना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू सेम, इसके लिए दिया हुआ है रो 2 की वैल्यू ग्रेटर है रो 1 से, लेंथ हमें देखना है, लेंथ के लिए भी अगर सेम कंडीशन गिवन हो, लेंथ भी सेम हो, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम कह सकते हैं A1 बाय A2 इक्वल्स रो 1 बाय रो 2 इंटू L1 बाय L2। L1 और L2 तो सेम ही है, हमें एक गिवन है, रेसिस्टेंस सेम है, इसलिए हमने ऐसा रिलेशन निकाला। और अगर ये हम कह सकते हैं A1 बाय A2 रो 2 ग्रेटर है तो A2 ग्रेटर होगा, यानी कि इस कंडीशन में वायर 2 विल बी थिकर, वायर 2 इज थिकर। रेसिस्टेंस की वैल्यू हमने 1 रखी, और इस तरीके से रेसिस्टिविटी जिसकी ज़्यादा है, क्योंकि हमने अगर इसको रिलेट किया इस तरफ लेकर गए, ये 1 हो गया, L2 और L1 1 है, तो अगर हमने ऐसे अप्लाई किया तो A1 बाय A2 इक्वल्स रो 1 बाय रो 2 इक्वल्स L1 बाय L2, L1 बाय L2 1 हो गया, ये रेशियो 1 गिवन है, ये रेशियो 1 है, और इसके बाद फिर हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा वो ज़्यादा थिकर होगा। इस कंडीशन में जब रेसिस्टेंस सेम हो, लेंथ सेम हो, तो ये रिलेशन है। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह हमें इस रिलेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग वायर की रेसिस्टिविटी और उसकी एरिया लेंथ पर कैसे डिपेंड करेगा। अब हम अगले वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की बात करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अगर हमारे पास अलग अलग रेसिस्टर्स गिवन हैं, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम किस तरीके से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं।